CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में वाक़े उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। शाहिद खाकान अब्बासी के साथ गुफ्तगू हुई। अब्बासी साहब, आप कहीं से भी साबिक वज़ीर आज़म नहीं लगते। इतना सादा घर, ना बाहर पुलिस का प्रोटोकॉल, ना हटो बचो की आवाज़ें, ना स्टाफ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किस काम के लिए वज़ीर आज़म बने थे जी? पता नहीं, काम करने के लिए मेरी ना कोई शौक़ था, ना कोई ख्वाहिश थी, ना कभी मैंने। बहरहाल वो पार्टी की मेहरबानी है, मियाँ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बहरहाल ये एक ज़िम्मेदारी होती है, पूरी करें, आप घर आ जाएँ, बस इतनी बात है। इसमें कोई वो नहीं है, साबिक़ वज़ीर आज़म कोई ओहदा नहीं है ये। तो बहरहाल हर एक का अपना तरीका होता है रहने सहने का, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हम ऐसे ही रहते रहे पूरी ज़िंदगी, तो ऐसे ही रहते हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ तवील अरसे तक दो पार्टियों की हुकूमत रही हो, वहाँ पर इमरान खान साहब आए और एक मकबूल तरीन पार्टी भी बना डाली। क्या आपने उनसे इंस्पिरेशन ली जो अपनी पार्टी आपने बनाई? नहीं, मैंने उनसे इंस्पिरेशन नहीं ली। मैंने एक ज़िम्मेदारी का एहसास था कि जो आज मुल्क के हालात हैं इसमें कि तीनों जमातें नाकाम हो चुकी हैं। तीनों जमातें हुकूमत में भी रही हैं, अपोजिशन में भी रही हैं, और ये कुछ भी नहीं कर सकी। तो जब ये हालात पैदा हुए तो चंद दोस्त थे, हमने एक रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान में एक मीटिंग्स का सेमिनार समझें, कॉन्फ्रेंस, उसका सिलसिला शुरू किया, जिसका सिर्फ एक मकसद था कि मुल्क के मसाइल और उनके हल की बात की जाए और इन जमातों को झंझोड़ा जाए, इनको जगाया जाए कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप तो आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क किधर जा रहा है। तो बहरहाल वो इलेक्शन आ गए उसके बाद, तो फिर कुछ दोस्तों का ख्याल था कि जमात बनानी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार ये इलेक्शन तो ऑलरेडी इनका रिजल्ट शाया हो अभी शेड्यूल में नहीं आया, पर रिजल्ट जो है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो बहरहाल वो वक्त गुजर गया। उससे पहले मैंने एक तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मियाँ साहब को, जिनसे बहुत पुरानी 35 साल की कुर्बत है, तो मैंने उनको बताया था कि मैं पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा। उस पर फिर मैंने ये फ़ैसला किया इलेक्शन की, मैं इलेक्शन लड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई मुनासिब मुझे नहीं लगा कि इस हलके में जो मुस्लिम लीग नून है वो मैंने ही बनाई है। हमारे जो दोस्त थे हम सब इकट्ठे चले हैं, 9 हमने इलेक्शन लड़े हैं, तो कुछ मुनासिब नहीं था कि मैं आज जाऊँ और एक तो लोग, मुझे बड़ा दबाव था हलके के लोगों की तरफ से कि आप आज़ाद लड़ लें, आप बस कागज़ जमा करा दें। मैंने कहा नहीं, ये बात सही नहीं है। तो मैंने फिर इलेक्शन भी नहीं लड़ा, जो किसी भी सियासतदान के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो बहुत अच्छा फ़ैसला साबित हुआ कि इस ख़राबी का जो आज है मुल्क में, कम से कम बराह रास्त में हिस्सेदार नहीं हूँ और अपनी जो हक़ की बात कर सकता हूँ, जो मैं समझता हूँ सही है मुल्क के लिए, वो बात कर सकता हूँ। ये बड़ी खुशनसीबी है। तो अब हम जमात हमने बना दी है, तो उसको हम अवामी सतह से ऊपर लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो जमातें बनती हैं सिवाय PTI के, जो 90 के अशरे में बनी थी, सारी जमातें ऊपर से नीचे आती हैं। चंद इलेक्टेबल इकट्ठे किए और आम तौर पे क्या, बल्कि तकरीबन सब पे ही इस्टेब्लिशमेंट की मोहर होती है कि ये मखसूस मकासद के लिए बनाई जा रही हैं, किसी को कमज़ोर करने के लिए, किसी को मजबूत करने के लिए। तो वो खुशकिस्मती से वो सारी जमातें इलेक्शन के लगभग बनती हैं, तो हमने वो भी हम पे मोहर नहीं लग सकती। तो बहरहाल काम कर रहे हैं। जमात बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन आज पजीराई है। हम जहाँ भी जाते हैं, हम अभी इलेक्टेबल्स के पास हम नहीं जा रहे, क्योंकि सबकी जमातें जो हैं, जो इलेक्टेबल सारे किसी किसी जमात में हैं इस वक्त या उनका ताल्लुक़ है, तो वो सब जो हैं वो आज उनकी सियासत भी कुछ डेवलपमेंट है, कुछ थाना कचहरी चल रही है। तो हमने कहा ठीक है, आप अपने फैसले जब भी करें, तो हम अवाम के पास जाते हैं। वो कौन सी ऐसी अलामतें थीं, निशानियां थीं, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया था कि इलेक्शन के नताइज ये निकलेंगे जी? जिस किस्म की हाइब्रिड हुकूमतें रही हैं, जिस तरह ये मे 9 का वाक़या भी हो चुका था, और जिस तरह
जो कार्रवाई सियासत में हो रही थी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंटरिम सेटअप बना था, उससे यही नज़र आता था कि ये एक प्री डिसाइडेड इलेक्शन है। आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी और बहुत सारी और दूसरी सियासी जमातें जो है ये उसी नर्सरी की पैदावार हैं। तो खान साहब की जो पार्टी है PTI, क्या ये उस नर्सरी की पैदावार नहीं थी? क्या इसके पीछे को ख़ास मोटिव नहीं थे इसको लॉन्च करने के पीछे? जी, वो नर्सरी से हो कि आदमी पहली जमात में भी आता है ना। तो जो पहली जमात में ना पहुंचे होंगे 10वीं से वापस आके नर्सरी में जमा हो जाए, फिर उनका मामला आगे नहीं चलेगा ना। अच्छा। नर्सरी देखिए, नर्सरी आप किसको कहते हैं? हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। बराह रास्त हुकूमतें नहीं हैं, मार्शल्ला रहा है, हाइब्रिड निज़ाम रहे हैं। कभी एस्टेब्लिशमेंट पीछे होकर काम करती है, कभी सामने खड़े होकर करती है, कभी दाएँ से करती है, कभी बाएँ से करती है। ये एक गैर आइनी अमल रहा है और इसमें यकीनन जो सियासतदान हैं वो भी इसका हिस्सा रहे हैं। इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है, इलेक्शन एक आइनी अमल है। हम इसको बड़ा एक मामूली बात समझते हैं कि हम इलेक्शन चोरी कर लेंगे, इसको जिता देंगे, उसको हरा देंगे। मैं आज बग़ैर किसी सबूत के लेकिन पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि 2/3 जो मेंबरान असम्बली में बैठे हैं ये इलेक्शन नहीं जीते। मौजूदा असम्बली में 2/3 इनको किसी न किसी तरह मदद करके यहाँ पहुँचाया गया। जब आप एक उस कुर्सी पे बैठे हैं जो आपकी नहीं है, जो अवाम ने आपको नहीं दी, फिर काम करना नामुमकिन हो जाता है। ये बात हमें समझ नहीं आती। इमरान खान साहब को यही हाल था, आज हुकूमत का भी यही हाल है। आप कई दिहाइयों से सियासत में हैं, तो क्या आज तक पाकिस्तान में किसी इलेक्शन को हम कह सकते हैं कि ये वाला इलेक्शन जो था ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर था? जी, 70 वाला जो इलेक्शन है, मैं उस वक्त शायद 7वीं में पढ़ता था या 8वीं में, वो इलेक्शन फेयर थे, लेकिन हमने उनका रिज़ल्ट नहीं माना। जब हमने रिज़ल्ट नहीं माना, हमने उसका रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पे मानने से इनकार कर दिया। एक जमात के पास 152 सीटें थीं, दूसरी के पास 83 सीटें थीं, यानी फ़र्क इतना बड़ा था। लेकिन हमने जब रिज़ल्ट नहीं माना तो मामला ख़त्म हो गया, पाकिस्तान टूट गया। आप जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जो हमारे रहनुमा हैं उनकी अनाए पहाड़ों से ऊंची हों, उनके ज़ाती मफादात जो हैं वो कौमी मफादात से मुकद्दम समझे जाते हों, जब बहुत से अनटचेबल्स भी हों, वहाँ पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की जो बात है, ये दीवाने का ख्वाब नहीं लगता? कैसे मुमकिन हो पाएगा? दीवाने के ख्वाब भी कभी सच साबित हो जाते हैं। ये पहाड़ इधर ही रहेंगे, अना ख़त्म हो जाती है। देखिए, बात मैं रिकन्सिलिएशन की बात ही नहीं करता, सिर्फ ट्रूथ की बात है। मैं ये आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो मैं इसलिए सिर्फ ट्रूथ की बात करता हूँ। रिकन्साइल मत करें, वो एक मुश्किल अमल है। रिकन्सिलिएशन में सबसे ज़्यादा आपको सच बोलना पड़ता है, कबूल करना पड़ता है, मुझसे गलती हुई है। आज यहाँ हमारे मुल्क में कोई भी शख्स कबूल करने को तैयार नहीं है कि मैंने गलती की है। तो फिर गलती हुई किसकी है? दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहाँ पर एक एहतसाब, हमें हर शख्स को एहतसाब का बड़ा शौक़ है। लेकिन एहतसाब कौन कर जी? लेकिन दूसरे का, और फिर करेगा कौन ये भी नहीं पता, क्योंकि हम सब काबिल एहतसाब हैं। तो हर वक्त एहतसाब की बात करते हैं। एक हमने इदारा बनाया है जिसको आज 25 साल हो गए, एहतसाब का मखसूस इदारा है, और उसके जो फोकस है वो इस मुल्क के सियासतदान है। 25 साल में इस इदारे ने, जिसके दफ्तर में आप चले जाएं, उसके दफ्तर पाकिस्तान की हर मिनिस्ट्री से बेहतर दफ्तर है। आप नैब में जाएं, खूबसूरत महल नमा बिल्डिंग बनी हुई है, कई मंजिला, उसमें बड़े बड़े दफ्तर हैं, अफसरान बैठे हैं। सबसे अमीर अफसर आज उस इदारे के हैं। करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान का हमारा एहतसाब का इदारा है। LNG रेफरेंस असल में था क्या, जिसमें आप IO को कहते थे कि हक़ाइक़ ऐसे नहीं है, इसको उनको ये केस का समझना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था उन्हें। मैंने कभी ना वजारत मांगी है, ना मुझे कोई शौक़ था, लेकिन उन्होंने कहा जी ये आपकी ज़िम्मेदारी है। पहले कुछ और बातें थी, मैं कहा जी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो बहरहाल फिर मियाँ साहब ने कहा जी आपने ये मिनिस्ट्री करनी है। तो बहरहाल मैंने काम किया। तो अब उस मिनिस्ट्री के हर मामला मैं जानता हूँ,
तो मैंने नैब को कहा, मैं कहा यार जो आपको इस बात की समझ नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा लायक होंगे लेकिन आपको अभी 2 महीने भी नहीं हुए इस बात को पूछते हुए। तो मैंने कहा आपने जो सवाल पूछने लिख के दे दें ताकि मैं लिख के जवाब दे दूँ आपको, रिकॉर्ड में भी आ जाए कि मैंने क्या कहा है, ये ना हो कि आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो या लिख कुछ और दें। तो मैंने सारे उनको 38 इन्वेस्टिगेशनें मैंने भुगती हैं, सबके रिटर्न जवाब दिए, तरह तरह की बातें कि आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया, आपने जहाज़ इस्तेमाल कर लिया, आपने गाड़ियाँ इस्तेमाल कर ली। मैं कहा यार हुकूमत के हैं, ना भेजते तो मैं टैक्सी पे आ जाता, मैं भी यही कर सकता हूँ ऊपर पे आ जाता, मैं अपनी गाड़ी भी है, हुकूमत का एक निज़ाम है, उस पर आप जहाज़, मैं कहा सारे दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी है, मैं कोई ज़ाती काम से नहीं जाता था ना। तो अजीब अजीब बातें बड़ी मज़ाक आखेज़ गाती, और ये तकलीफ़ दे इसलिए होती हैं मुझे ज़ाती तौर पर नहीं कि 22 ग्रेड का सेक्रेटरी है, मेरे सेक्रेटरी हज़रात को बनाया गया, क्योंकि आप किसी वज़ीर को पकड़ ही नहीं सकते जब तक आप सेक्रेटरी को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री का इंचार्ज सेक्रेटरी होता है, वज़ीर नहीं होता, तो इसलिए उनको पकड़ना ज़रूरी होता है। उनके सामने 2 कागज़ रखते हैं, ये तुम्हारा अरेस्ट वारंट है और ये तुम्हारा अप्रूवर स्टेटमेंट है, ये चॉइस कर लो क्या करना है, वज़ीर के ख़िलाफ़ बयान देना है तुमने। तो मैंने अपने सब सेक्रेटरीज़ को मैसेज दिया, मैंने कहा यार जो ये कहते हैं मान लो, कोई फ़र्क नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भुगत लूँगा जो, मैं क्या मैं जानता हूँ इन मामलात को। बहरहाल गुजर गया वक्त। तो ये अजीब, हमने मुल्क को बिल्कुल, ये नैब जब तक रहेगा ये मुल्क नहीं चलेगा। आपने जिस रेट पर LNG की डील की थी, आज उसके बाद 2-3 हुकूमतें आ चुकी हैं, तो क्या हमने उसके बाद उससे सस्ती डील ली या आज हम उससे ज़्यादा महंगी पे ख़रीद रहे हैं? नहीं है, सस्ती भी ले रहे हैं, ये मार्केट वक्त के साथ तब्दील होता है ना। आज हम उससे सस्ती आज सस्ती ले रहे हैं, इससे पहले हमने महंगी भी ली है, आज सस्ती लें, कल शायद फिर महंगी हो जाए, ये मार्केट पर डिपेंड करता है ना। तो आज कीमतें सस्ती हैं, आप जाए आज नेगोशिएट करें, आज बहुत सस्ती हैं, लेकिन आप जाते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है करना क्या है। ये जो IPPs का इशू आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, इन्होंने जो IPPs के साथ मुआहदे किए वो पाकिस्तानी अवाम के मफाद में थे या उसके ख़िलाफ़ थे? क्या IPPs ने आपके सिर पे पिस्तौल रखा और वायदे किए? पहले ये पता कर लें। आपने कहा हुकूमत पाकिस्तान चाहे वो किसी भी जमात की हो, और उसमें तमाम जमातें थीं, पीपल्स पार्टी आई, नून लीग आई, मुशर्रफ साहब आए, फिर पीपल पार्टी आई, फिर नून लीग आई, फिर PTI आई, ये इस सारे अरसे में मायदे हुए हैं क्योंकि आपको बिजली की ज़रूरत है। अब मैं अब उसका जो आप आज क्या पिछले साल IPP नहीं थे? उससे पिछले साल थे, 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, उसका मसला क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि आज क्या मसला क्या है, आज आपको जो फ़ी यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपको जो बिल आता है उसमें 18 रुपये जो हैं वो IPPs के हैं, सारे IPPs के। क्योंकि IPP क्या होता है, आप कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम बिजली घर लगा लो तो मैं तुम्हें लगाने के हर महीने या इतने पैसे दूंगा या हर साल इतने पैसे दूंगा, और जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं तुम्हें उस फ्यूल के पैसे भी दे दूंगा। कैपेसिटी चार्ज जो बिजली घर लगाने का चार्ज है वो 18 रुपये है। ठीक है, 18 रुपये ये, और ये बिजली डॉलरों में आती है, ये रुपये में नहीं है। ये बिजली घर भी डॉलरों में लगते हैं और फ्यूल भी डॉलरों में आता है। तो जब डॉलर की कीमत 3 गुना हो जाएगी तो फिर वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो अगर आप आज आपका डॉलर 100 रुपये पे होता, बिजली घर लगने शुरू हुए 40 रुपये के डॉलर से, 40, 50, 60, 80, 100, तो मैं औसतन 100 लगा लेता हूँ, तो वो 18 रुपये कम होके 6 रुपये पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 6 रुपये तो काबिल कबूल हो सकता है ना। अब ज़रा थोड़ा माजी का सफ़र करते हैं, बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? मेरे वाले साहब एयरफोर्स में थे और वो पायलट थे, तो हम हर दूसरे साल बाद एक नए जगह जाते थे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो एयर बेसिस पर ही हमारी ज़िंदगी गुजरी है। कराची में, पेशावर में, 2 ही, एक एयर बेस कराची में होता था और एक हेडक्वार्टर पेशावर में था। तो हम हर दूसरे साल 2 साल इधर, 2 साल इधर, 2 साल इधर। तो पेशावर में PF स्कूल है, उसमें मैंने 4 दफ़ा दाखिला लिया। हम हर 2 साल बाद, वो बच्चे वहीं पढ़ रहे होते थे, हम आते जाते रहते। तो बहरहाल वो एक अच्छी ज़िंदगी थी, एक बड़ी नफीस सी ज़िंदगी थी।
मेरे वाले साहब सीनियर अफसर थे, उनकी एक इज़्ज़त भी थी, एक मुकाम भी था। तो उसके बाद फिर हम उर्दन गए, 2 साल 3 साल हम उर्दन रहे, कुवैत में रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस स्कूल में। मैंने कोई 10वीं तक कोई 11 स्कूल में पढ़ा था और 3 ममालिक में, तो इसलिए फिर मैं तो बाकी जो हम बहन भाई थे उनको वालिदैन ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बहनें मरी के कॉन्वेंट में चली गई बोर्डिंग में, और मेरा बड़ा भाई जो था वो PF स्कूल सरगोदा में चला गया। तो फिर 10वीं में मैं भी लॉरेंस कॉलेज चला गया जो मरी में था। तो बस वहाँ से इंटर किया और फिर मैं अमेरिका चला गया। उस वक्त 16 साल की उम्र थी। मैंने 7 साल अमेरिका रहा। वहाँ पर मैंने पहले बैचलर्स किया इंजीनियरिंग में, फिर मास्टर्स किया और 3 साल नौकरी भी की। फिर सऊदी अरब में मिडल ईस्ट में कोई 7 साल वहाँ नौकरी की। फिर वो वालिद साहब, हम सियासी घराना नहीं है, तो वालिद साहब ने एक दिन फैसला किया कि मैं सियासत करनी है, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। बहरहाल वो आए, इलेक्शन लड़ा, जीत के, जो नॉन पार्टी इलेक्शन थे। उनकी ज़िया साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको एक हुकूमती या सियासी ताल्लुक़ में बदलने की कोशिश नहीं की। ज़िया साहब ने बड़ा इंसिस्ट किया हमेशा कि आप हुकूमत में आ जाएँ, शूरा में आ जाएँ। तो मेरे वाले साहब लोग कहते थे यार मैंने कभी सियासत करी थी, फिर मैं इलेक्शन लड़ के आऊँगा। तो इलेक्शन लड़ के आए, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। फिर उनकी वफ़ात हो गई उजड़ी कैंप के हादसे में। तो मेरे भाई भी शदीद ज़ख्मी हो गए थे, बाद में वफ़ात हो गई उनकी भी। तो मैं 13 साल से पाकिस्तान में नहीं था, मतलब मैं आता जाता था बट मैं यहाँ रहता नहीं था। तो बहरहाल मैं आया तो हल्के के लोगों ने कहा जी कि आपने इलेक्शन लड़ना है, एक ताल्लुक़ होता है। तो उसमें टिकट नहीं मिला। उस साल मैंने 2 इलेक्शन लड़े। एक 88 में एक इलेक्शन था जो बाई इलेक्शन मेरे वालिद की वफ़ात पे हुआ था, वो 85 की असेंबली में था। तो मैं उसमें इलेक्ट हो गया, लेकिन 3 जून को बजट सेशन था जब मैंने हलफ लेना था। 29 को असेंबली डिज़ोल्व हो गई। फिर जब नवंबर में जनरल इलेक्शन आई, वो टिकट नहीं मिला। तो हल्के के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी आप कागज़ जमा कराएं, हम देखते हैं। बहरहाल मैं इंडिपेंडेंट वो जीत गया था। तो उस दिन से मैं, उस वक्त IGI थी तो मुस्लिम लीग के साथ चला और 2023 तक मुस्लिम लीग के साथ। साबिक सदर ज़िया-उल हक के साथ आपकी फैमिली के बड़े करीबी मरासिम थे, वो कैसी शख्सियत थे? देखिए, करीबी मरासिम जो थे वो उर्दन से थे, वहाँ वो भी सर्व कर रहे थे मेरे वालिद। उससे पहले हमारी कोई मुलाकात नहीं थी। उस ख़ानदान में जो, उस ख़ानदान के जो आप समझें कि मेवर था ना, वो उनकी वाइफ थी, मिसेस ज़िया-उल हक जो थी। तो उनको हमने एक कर्नल की बीवी के तौर पर भी देखा, फिर जनरल की बीवी के तौर पर भी देखा, फिर चीफ ऑफ स्टाफ की बीवी के तौर पर भी देखा, फिर सदर पाकिस्तान, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। तो उनकी खूबी ये थी कि कोई तब्दीली उनके अंदर नहीं आई। इस अरसे में कोई तब्दीली हमने नहीं देखी। ये बहुत बड़ी बात होती है। वही तरीका था बात करने का, उसी। तो ज़िया साहब एक पेचीदा मुश्किल आदमी थे। उनके दोस्तों के दोस्त भी थे, बहुत बड़े सियासतदान भी थे। मुश्किल आदमी, मुश्किल। उन्नीस 1988 में सानिया ओजीडी कैंप में आपके वालिद साहब शहीद हो गए। इस दिलखराश वाक़े ने आपकी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब किए? फिर जिम्मेदारियाँ आ गई। तो हल्के के अवाम ने कहा जी कि आपके पास चॉइस नहीं है, ये आपने करना ही करना है। बड़ा मुश्किल होता है किसी को ना करना ऐसे हालात में। तो हमारी कुछ फैमिली की मजबूरी थी, कोई बालिग मर्द नहीं था फैमिली के अंदर, मैं ही एक आदमी था। मेरे चचा थे, वो भी शहीद हो चुके थे। तो हमारी फैमिली में कोई, मैं सबसे था। तो बहरहाल वो फैसला हो गया। मैं समझता हूँ एक अल्लाह ताला ने मौका दिया, और ये कुदरत के काम होते हैं, किधर आपको ले जाता है। IGI का हिस्सा कैसे बने और बाद में नवाज शरीफ साहब के करीब कैसे हुए? नवाज शरीफ साहब और मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी ताल्लुक़ बन गया था। IGI जो जब इलेक्शन हुए 88 के, तो मैं इंडिपेंडेंट था, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। मियाँ साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन जूनियर साहब ने टिकट नहीं देने दिया। मुझे सूबाई की ऑफर ही मैं कहा मैं सूबाई नहीं लड़ूंगा। बहरहाल हल्के के अवाम ने, मैं इलेक्ट हो गया। तो
मुझे मियाँ साहब को फ़ोन आया कि अब लाहौर आ जाए। मैं लाहौर चला गया, तो वहाँ चौधरी निसार साहब भी, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा जी हमारा एक ताल्लुक़ है, और उन्होंने एक कागज़ मेरे सामने रखा कि आप मुस्लिम लीग में शमूलियत कर लें। तो मैंने कहा जी मैं आपके साथ हूँ लेकिन मैं कागज़ साइन नहीं कर। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि इस वक्त बाज़ार में जो ख़बर है वो 50 लाख रुपए की है कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो 50 लाख, तो बहुत बड़ी रकम होती थी, 3 लाख की लैंड क्रूज़र आती थी उससे आप हिसाब लगा लें कि क्या रकम थी। और मैंने कहा कि मुझे एक पीपल्स पार्टी का एक जोड़ा था जो ये सारी खरीदारी कर रहा था, एक आदमी और औरत, मैं नाम भूल गया हूँ, वो आदमी जो थे जिनको सारा ये बहरिया का इलाका पहले अलॉट हुआ था 88 की हुकूमत में, शेर भी रखा हुआ था, बड़े मशहूर हुए थे शेर के हवाले से। बहरहाल वो एक तो मेरे पास वो आए थे, मुझे उन्होंने 3 करोड़ की ऑफ़र की थी। तो मैंने कहा ये बड़ी बदनामी हो रही है, तो मैंने आपको ज़ुबान दे दी है, बात ख़त्म हो गई है, मैं आपके साथ हूँ, मैं वो। तो बहरहाल वहाँ पर मैंने साइन नहीं किए, तो और मैं उठकर आ गया। तो मियाँ साहब भी खुश नहीं थे, जो निसार साहब भी खुश नहीं थे, मैं आ गया। तो मेरे वालिद साहब की भुट्टो साहब से पर्सनल दोस्ती भी थी, 50 के अशरे थे, 60 के अशरे थे। तो मुझे उन्होंने कहा जी आप, मैंने कहा जी मैं रब्ता किया, मैंने कहा जी मैं ऑलरेडी, आपके लोग आए थे, बहुत बड़ी रकम दे रहे थे, मुनासिब बात नहीं है, तो मैं तो फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा नहीं आप मिल लें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से। मैं कहा ठीक है। मैं कराची चला गया, उनसे मुलाकात हुई, बिलावल हाउस, उसका छोटा सा था, एक घर था। तो रशीद बाबर साहब भी थे, मैं था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और सरवर सुखेरा साहब थे जो धनक मैगज़ीन आपको याद है मशहूर। तो वो उनसे भी मेरे वालिद साहब की, तो वो भी उस टेबल पर बैठे थे, उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया था। तो बहुत बात हुई। मेरे साहब ने कहा जी हमारी हुकूमत बन रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं। उन्होंने कहा जी अब हमें यंग लोगों की ज़रूरत है, हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, हमने हुकूमत चलानी है, तो आपके लिए बहुत से मौके होंगे। तो मैंने कहा जी वो सब बात ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा जी मेरे हल्के के जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी को इतना पसंद नहीं करते। तो बहरहाल वो मरला भी गुजर गया, अल्लाह ने इस्तकामत दी। और मेरा ख्याल है कि मैं हर एक को कहता हूँ यार, मेरे बारे में आपने कोई बात करनी है तो मियाँ साहब से पूछ लें, जो मियाँ नवाज शरीफ मेरे बारे में कहेंगे मुझे कबूल है। वो कहें अच्छा आदमी है तो ठीक है, कहें बहुत बुरा आदमी है तो वो भी ठीक है, क्योंकि एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। और मैंने कभी कोशिश की कि उनको मायूसी ना हो। और मैं उस समय समझता था, आज भी समझता हूँ, वो एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं। लेकिन ये जो कुछ 22 के बाद हुआ है मेरी समझ से बाहर है। और मियाँ साहब की सियासत का रूज जो था, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, लेकिन सियासत का रूज गुजरांवाला का जलसा था, जब उन्होंने एक वोट को इज़्ज़त दो की बात की और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने एक नैरेटिव इख्तियार किया। और उस दिन वो कोई इनको इलेक्शन नहीं हरा सकता था। लेकिन जब उन्होंने वो छोड़ा वो, तो फिर बहरहाल ये उनका अपना फ़ैसला है, लेकिन सियासी तौर पे उसको अवाम ने कबूल नहीं किया। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब ना अहल हुए तो आपको वज़ारत उज़्मा के काबिल समझा गया, तो आपका नाम ही क्यों चुना गया? हालांकि नून लीग के बारे में ये मशहूर है कि ये अहम तरीन ओहदे जो हैं अपनी फैमिली में ही बांटते हैं। ये बात तो आप मियाँ साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे कोई मुशावरत नहीं हुई थी। मीटिंग बुलाई गई जहाँ पूरी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी PM ऑफिस में, और मियाँ साहब ने, बहरहाल उसके गवाह दूसरे लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं वहाँ क्या हुआ। मैं बयान करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा वो 28 लोग, जिसमें मियाँ साहब भी थे, शहबाज साहब भी थे, उनके बेटे भी थे, मरियम साहिबा भी थी, तमाम जो आज फ्रंट लाइन लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की वहाँ मौजूद थी। आप किसी से पूछ लें वहाँ क्या बातें हुई थी और क्या हुआ था, मेरा कहना मुनासिब नहीं है। आप इनकार कर रहे थे, वो इसरार कर जो रहे भी है, जो भी बात। नवाज शरीफ साहब की सियासत को आप कहाँ देखते हैं? क्या अब वो जो सियासी मंजरनामा है उससे आउट हो चुके हैं, या क्या कल को वो दोबारा रिवाइव करेंगे, वो आएंगे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में? देखिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनकी जमात इक़्तिदार में है, जिस जमात की वो सदर हैं, वो सियासत का हिस्सा है। लेकिन सियासत मुतासिर हो गई है। सियासत अवाम के सिर पे होती है। अवाम आपके साथ हैं तो सियासत है, नहीं है तो नहीं है।
मियाँ साहब ने जो फैसला किया है इसके बड़े गहरे मनफी असरात हैं। तो ये उनको अब क्या वो सियासत को रिवाइव कर सकते हैं? मेरा बहुत मुश्किल है रिवाइव करना, बहुत मुश्किल है। 8 फरवरी 2024 को मियाँ साहब के पास मौका था, कहते थे इलेक्शन हार गए हम। अब हिसाब लगा लें उनकी सियासत आज कहाँ होती, मुस्लिम लीग नून कहाँ होती, मुल्क कहाँ पे होता। आपके मियाँ साहब से जो इख्तलाफात थे किस वजह से हुए? क्या उसकी वजह ये थी कि आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे? मेरा मियाँ साहब से कोई इख्तलाफ नहीं था। अलहदगी क्यों की? अलहदगी सियासी अलहदगी है। ना कभी मियाँ साहब ने कोई शिकवा किया है, ना मैंने उनसे कभी शिकवा किया है, ना कभी हमारा इख्तलाफ हुआ है। बाजवा साहब को एक्सटेंशन बिल्कुल हम देना चाहते थे, सिवाय मेरे सारे दूसरी एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर भी बहस करनी है तो कर ले, लेकिन मैं तो पहली एक्सटेंशन के भी खिलाफ था। 1-1.5 साल उनको मिलता रहा और मैंने यही बात कही, मैंने कहा जी हम वोट को इज्जत दो के बयानिए पे कायम थे, अगर आप उससे हटेंगे तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैंने मार्च 2023 में उनको मैंने कह दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब एक आदमी जो इलेक्शन लड़ता रहा हो वो कह दे मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, तो मतलब वो आपसे आपके सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। तो मियाँ साहब इस बात को समझते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई मुस्तकिल मिजाज सियासतदान नहीं है, ना उनके अंदर कोई हुकूमत चलाने की काबिलियत है। तो पाकिस्तान की मामलात हो, लेकिन अवाम का एक फ़ैसला नज़र आ रहा था, चलने देते उस पर। बतौर चेयरमैन PIA आप कौमी एयरलाइन को रिवाइव क्यों ना कर सके, हालांकि आपकी अपनी एयरलाइन बड़े मुनाफे में जा रही थी? कौमी एयरलाइन को मेरी रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वहाँ से 2.5 साल वहाँ पे रहा हूँ, ना हुकूमत से एक पैसा लिया, ना PIA नुकसान होने दिया। उस वक्त PIA का कोई नुकसान नहीं था, ना हमने हुकूमत से कभी कर्जा मांगा। आज तो हर हफ्ते PIA बैठी होती है, लेकिन मैंने उस वक्त भी एक फ्यूचर का प्लान बना के उनको दिया था कि PIA प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती और ये आपके नुकसानात बढ़ते जाएंगे। हर रोज़ $1 मिलियन का खसारा है, हर रोज़। नून लीग के 5 साल में हर रोज़ $1.1 मिलियन का खसारा हुआ। जो PIA के एक चेयरमैन थे, मुझसे सारे जो बाद में आते थे वो मशवरा ज़रूर करते थे, तो PTI के दौर में भी मशवरा करते थे। तो कोविड आ गया तो जो चेयरमैन साहब थे, मैंने उनको कहा आप PIA के सबसे कामयाब तरीन चेयरमैन होंगे। तो उनका कैसे, जहाज़ तो खड़े हुए, मैं कहा इसीलिए ये दुनिया का वाहिद कारोबार है, अगर आप वो जहाज़ ना चलाएं तो आपका खसारा कम हो जाता है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज कर दें। प्राइवेट सेक्टर में देखिए आप अपनी मेहनत से काम करते हैं ना, यहाँ पर आप फैसला करने की ताकत रखते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को आप PIA के चेयरमैन थे, जब ये त्यारा हाईजैकिंग वाला मामला सारा सामने आया। उस दिन को कैसे रीकैप करेंगे? क्या उस दिन वाक़यात की तरतीब थी, क्या हुआ क्या? वो लंबी तरतीब थी और मैं एक आदमी हूँ जो सारी तरतीब को जानता है, बाकी कुछ हिस्सा जानते हैं और बाकी जोड़ लेते हैं, लेकिन मैं सारे मामले को जानता हूँ। उस वक्त फ़ौज ने फैसला किया था कि अगर मियाँ साहब को तब्दीली लाएंगे फ़ौज की हायरार्की में, तो ख़तरा ये था कि मुशर्रफ साहब को वो चेयरमैन जॉइंट चीफ बना देंगे, तो फ़ौज कबूल नहीं करेगी। तो बहरहाल क्या हुआ, क्यों उन्होंने फैसला किया, बट मियाँ साहब ने 12 अक्टूबर को मुझे पैगाम आया कि ये फलाना जहाज़ है, इसको अगर आप बाहर भेज सकते हैं तो भेज दें। मैंने कहा चेक कर ले, चेक किया, मैंने कहा जहाज़ बाहर नहीं जा सकता। तो बस बात यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो गई। उसके बाद जहाज़ आया तो एयरपोर्ट बंद था, वो DGCA साहब ने बंद किया हुआ था। तो मेरी उनसे तलखी हुई, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने चीफ पायलट को बोला कि ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पर चला जाए, जो नवाबशाह था, क्योंकि पायलट से पूछ रहा था भाई आर्मी चीफ है तो मैं क्या करूँ। हालांकि उसका काम था कि नहीं मेरे एयरपोर्ट बंद है तो ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पे चले जाओ। तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ ऑल्टरनेट एयरपोर्ट पे। तो वहाँ उसको लैंडिंग परमिशन भी मिल गई, वो बीच में लैंडिंग परमिशन नहीं मिल रही थी, फिर मेरी तलखी हुई DGCA साहब से। ये सब मैंने खुद सुना है रेडियो पर। बहरहाल जब जहाज़ लैंड करने लगा तो आर्मी के कुछ अफसरान ने जो रेडार कंट्रोल था उस पर उसको टेक ओवर कर लिया और जहाज़ को वापस कराची बुला लिया। और जब वो कराची के करीब आया तो फिर वो एकदम हवा में बुलंद हो गया और चक्कर लगाने शुरू कर दिए। और फिर वहाँ गुफ्तगू हुई जनरल मुशर्रफ साहब की, जो नीचे अफसरान थे उनके साथ, वो भी तारीख का हिस्सा है। उन्होंने कुत्ते का नाम पूछा? जी कुत्ते का नाम पूछा, वो साहब भूल गए लेकिन बात ये है, जहाज़ आके लैंड हो गया,
मुशर्रफ साहब को वो ले गए, उनकी फैमिली को वहीं छोड़ गए। उसे पता नहीं था आर्मी चीफ कौन है, क्या हो रहा है। अब पायलट एक रिपोर्ट बनाता है कि मेरे फ़्लाइट में ये अनयूजुअल बातें हुई हैं। तो जो पायलट साहब थे उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसमें सिर्फ 2 बातें लिखी हुई थी। एक तो श्रीलंका में आर्मी चीफ लेट आए तो 20 मिनट जहाज़ लेट हो गया, और दूसरा कोई एयर होस्टेस थी जो बॉम्बे के करीब जहाज़ में बीमार हो गई। बस ये 2 बातें लिखी थी। कहीं नहीं लिखा था कि फ्यूल कम हो गया, मुझे किसी ने हाईजैक कर लिया, मुझे किसी ने थ्रेटन किया, कुछ नहीं लिखा हुआ था। और दूसरी ये थी कि एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जो पिछले 30 घंटे की सारी 30 मिनट की सारी बातें रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट में हो रही होती हैं। तो उसको एक बटन से आप इरेज कर सकते हैं। तो वो पायलट ने इरेज कर दिया। वो केस भी सारा झूठा बना हुआ था और उसमें बहुत से लोगों को दबाव डाल के झूठी गवाहियाँ दिलवाई गई, लेकिन सबूत वो कोई नहीं पेश कर सके। कोई टेक्निकल सबूत नहीं था क्योंकि था ही नहीं, वाक़या कोई नहीं हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब उस जहाज़ को बाहर क्यों भेजना चाहते थे? आई थिंक आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था। वो चाहते थे कि वक्त मिल जाए। जहाज़ डाइवर्ट होते रहते हैं, जहाज़ ऐसी डाइवर्जन वाली ऐसी बड़ी वो बात नहीं। यहाँ पे 747 आ रहा होता था 300 पैसेंजरों के साथ न्यूयॉर्क से, तो हमें जद्दा में पैसेंजर रुक गए होते थे तो 100 सीटें खाली हों तो हम जहाज़ को जद्दा भेज दिया करते थे। तो ये एयरलाइन में होता रहता है। उस ज़माने में ज़्यादा होता था क्योंकि जहाज़ कम होते थे, और तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी। मरियम नवाज से आपके क्या इख्तलाफात हैं? कोई इख्तलाफ, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जब आई हैं सियासत में तो पूरा GB की कैंपेन, AJ की कैंपेन, मुझे मियाँ साहब ने कहा था उनके साथ रहे, मैं उनके साथ रहा। ये जो आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मुत्तहिदा हुकूमत है, ये जो आइन में तरामीम करना चाहते हैं, इसका मुल्क को फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा? पहले आइनी तरमीम है क्या ये तो बताएं ना, फिर मैं फ़ायदा नुकसान की बताऊँगा। लेकिन जो आइनी तरमीम अब बग़ैर पढ़े, बग़ैर आवाम से के सामने रखे, रात के देरे में करेंगे, नुकसान होगा। उसका मतलब ही ये है कि चोरी है। भाई आप क्यों आवाम से आप आइनी तरमीम छुपा रहे हैं? ये कौन सी सोच है? मुझे ज़रा समझाएं ना। मैंने उस दिन इतवार को पूछा, मेरे सब दोस्त हैं, वफाकी वज़रा भी थे, सेनेट के, कौमी असम्बली के, किसी ने पढ़ी नहीं थी। मैंने कहा यार तुम पास करने जा रहे हो, पढ़ी नहीं है। कहती क्या करें जी, हर बंदा कहता था हुक्म है, हुक्म है, पता नहीं किसका हुक्म है। आप यकीन करें, जिससे पूछो हुक्म है। अच्छा यार, काबीना आप है, सेनेट आप है, कौमी असम्बली आप है। बहरहाल ये तो तबाही है, ये तबाही का रास्ता है। तरमीम आपने करनी है, बिल्कुल पार्लियामान का हक है। वो हक लामहदूद नहीं है। आप तरमीम आइन को उठा के ख़त्म नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं कर सकते, आप आइन के स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते, लेकिन तरमीम करना आपका हक है। अवाम के सामने रखें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाजमत में एक्सटेंशन की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी बताएंगे। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ, जिसने भी एक्सटेंशन दी है इस मुल्क में नुकसान मिल रहा है। उसकी भी इज़्ज़त में कमी वाक़ई हुई है, इदारा भी कमज़ोर हुआ है और मुल्क भी कमज़ोर हुआ है। ये आइन जब बनते हैं, ये जो सर्विस होती है, ये एक बड़ी सोच समझ के ये मुद्दत रखी जाती है। उसका असर क्या उस इदारे पर होगा, जो दीगर उसके बाद लोग आ रहे हैं उन पर क्या असर होगा। वरना कल आज ये तरमीम कर लें कि हम ताहियात ये असम्बली रहेगी, आप क्या कर लेंगे? आप ताहियात दे दें ना, वो जो इदारा आएगा ताहियात रहेगा, नहीं जाएगा मरने तक। अमेरिका में जजेस ताहियात रहते हैं, आप भी कर लें, जजों को ताहियात बना दें, सब ताहियात बन जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन हैं? नहीं पूछे तो अच्छा है। ये उनकी परफॉर्मेंस है नहीं। मुल्क वो नहीं चला रहे, वो खुद कहते हैं मैं नहीं चला रहा हूँ, आप लोग ज़बरदस्ती उनके खाते में डालते रहते हैं। पंजाब में मरियम नवाज की परफॉर्मेंस कैसे? परफॉर्मेंस देखें, क्या आवाम के हालात बेहतर हुए? बात परफॉर्मेंस ही होती है। जब आप हुकूमत लें, जब हुकूमत छोड़ के जाएँ, क्या मुल्क के हालात, आवाम के हालात बेहतर हैं? अगर बेहतर है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं है तो परफॉर्मेंस बुरी है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ में से वज़ारत आला का अहल कौन? ये देखें, ये उस जमात का, ख़ानदान का फ़ैसला है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे लिए जो भी अहल वही होता है जो बेहतर काम कर सके। मरी के करीब गांव खजोट में अवाम पाकिस्तान पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में शरीक हुए। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की।
खूबसूरत नज़ारों से घिरे इस खूबसूरत मकाम पर भी शाहिद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन से पहले बहुत सी नई जमातें बनी थी, जैसे उसमें जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की पार्टी भी। वो इलेक्शन की हद तक तो हमें नज़र आई है, उसके बाद उनके बंदे कुछ असम्बलियों में पहुंच भी गए, लेकिन बतौर पार्टी हमें वो कहीं नज़र नहीं आ रही। जी यही बात है, वो एक मखसूस मकसद के लिए बनती हैं। आपके सामने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, काफ लीग बनी, उसके बाद सरजमीन पाकिस्तान बनी, बाप पार्टी भी बनी है, ये खड़ग साहब की जमात बनी, इस्तेकाम पाकिस्तान बनी। तो ये वो स्पेशल पर्पस जो होता है ना स्पेशल पर्पस पार्टीज होती है। तो बदकिस्मती से हम भी जो हमारे सियासी भाई हैं कुछ बह जाते हैं। आपके ज़्यादातर ताल्लुकात तो मुस्लिम लीग नून में है, तो क्या कल को मुस्लिम लीग नून से कई जो नॉन फेसेस हैं वो आपकी पार्टी में शामिल होते दिखाई देते हैं? नहीं, ये मुमकिन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हमारा काम ये है कि पैगाम लेकर जाएं, जिसने बात कबूल कर ली हमारे सफ़र में शरीक हो जाए। बाकी सियासत हर अपनी सियासत करनी होती है, अपनी सियासत को देखना होता है। जो इलेक्शन लड़ता है उसके लिए हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हल्के में तंजीम के क्या हालात हैं, जमात के क्या हालात हैं, उसके मुताबिक वो फ़ैसला करते हैं। लेकिन मैं जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, बात की है, या मैंने उनसे बात की है, किसी ने मुझसे इख्तलाफ नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि जो 8 फरवरी को हुआ है उसने पाकिस्तान की जो सियासी निज़ाम है ना इसको बहुत बदल दिया है। कि अब लोग ना उम्मीदवार को देखते हैं, वो जमात को उस हवाले से देखते हैं कि इक़्तिदार में आ जाएगी या नहीं आएगी, ना वो एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। वो एक देखते हैं कि कौन आज मुल्क की बात कर रहा है, कौन हमारे मसाइल की बात कर रहा है, कौन हल की बात कर रहा है। 9 मई के वाक़यात के बारे में आपका मुशाहिदा क्या है, आपकी राय क्या है, क्या हुआ था उस दिन? इस पर मैं हमेशा कहता हूँ ट्रूथ कमीशन में ये बातें आ जाएं तो बेहतर होगा। मेरा पर्सनली कोई मुशाहिदा नहीं है, लेकिन मेरा जहन ये मानते हुए ज़रा मुश्किल होता है। आप भी लाहौर में रहते हैं, मैं भी लाहौर में बहुत उस इलाके से गुज़रता हूँ, और कितनी चेकिंग होती है जब आप कैंट के अंदर दाखिल होते हैं। और उस दिन तो सुबह से ये ऐलान हो रहा था कि वहाँ पहुँचें, कोर कमांडर हाउस के बाहर मुजाहरा होगा या जो भी होगा। तो वहाँ पर किसी ने रुकावट नहीं खड़ी की, ना पंजाब पुलिस आई, ना फ़ौज की जो वहाँ पर पिकेटें थी उन्होंने रोका किसी को, और लोग आए। और जब ऐसा माहौल पैदा होता है तो फिर वहाँ इश्तियाल का मौका भी मिल जाता है। और ये बदनसीबी है कि मुल्क की अवाम जब फ़ौजी तनसीबात पर हमलावर हों, ये हमारी मुल्क में कभी ऐसे नहीं हुआ था कि मुल्क की अवाम। लेकिन अब देखने की बात यह है कि क्या इसके पीछे कोई मंसूबा था, साजिश थी कि मीटिंग हुई, वहाँ पर तय हुआ कि हम ये काम करेंगे, अगर ये हुआ तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है, बहुत ही ज़्यादा। अगर वो स्पॉन्टेनियसली हुआ कि लोग उस दिन निकल आए, उन्होंने इश्तियाल था, उन्होंने कुछ कर दिया, तो उस पर आपको ज़रा हल्का हाथ रखना चाहिए। ये बात आपने आज तय करनी है, क्योंकि अगर जो मनसूबाबंदी वाली बात है, वैसे तो फ़ौजी तनसीबात पर जो हमलावर होगा उसको आर्मी एक्ट के तहत आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं, और मिलिट्री कोर्ट स्टैंडिंग नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, कोर्ट मार्शल जो होता है। जो दूसरा है कि अगर मीटिंग्स हुई, तैयारी हुई, मंसूबा बना, एक साजिश जिसे कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हुई कि हमने ये काम करना है, फिर बहुत संजीदा मसला है। अब जिसमें एक और पहलू आ गया वो ये है कि तकरीबन 18 महीने हो जाएंगे, तो आपने 18 महीने क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया? यहाँ पर बहुत सी खबरें हैं, बहुत से लोग को अंदर किया गया, कुछ को मारा पीटा भी गया, इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि कई महीने लोग रहे हैं एक किस्म की लीगल कस्टडी में। तो वो करने के बजाय हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, ये हुकूमत के पास चॉइस नहीं होती कि कोई आपकी तनसीबात पे हमलावर हो और आप चुप बैठे रहें और उसको प्रोसिक्यूट ना करें। प्रोसिक्यूट करते इमीडिएटली तो उसका बड़ा असर होता। दूसरा एलिमेंट ये है कि उसकी कोई अपील नहीं है, अपील भी आर्मी चीफ को होती है जो इस किस्म के केस। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपील आती? नहीं, मेरे ख्याल है आर्मी एक्ट के तहत सज़ाए मौत हो तो शायद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है,
और वो भी ये कानून बना था जो असेंबली में पड़ा रहा बहुत अरसा, वो पास नहीं हुआ, तो शायद वो भी नहीं है। तो अपील का मामला भी एम्बिगुअस है, काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? सियासतदान का मुस्तकबिल अवाम के हाथ में होता है। जब तक अवाम किसी के साथ हैं, उसकी अवाम के दिल में जगह है उसकी, तो वो ज़िंदा रहेगा। जब आप वज़ीर आज़म थे, फैज़ाबाद धरना हुआ, उसके पीछे कौन लोग थे, क्या मकासद थे उस धरने के? देखिए, मकासद भी मैं जानता हूँ और कौन लोग थे वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन वो मैं कोई बात करूँगा तो क्या साराई का हिस्सा होगा। तो मैंने उसको जो सदेबाब किया वो भी इसी हवाले से था, तो मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया धरने को। तो इससे पेचीदगी पैदा हो गई, वो बड़े परेशान हो गए कि ये तो परवाह ही नहीं कर रहे। तो वो फिर अदालतें भी बीच में पड़ी, अदालतों ने हुक्म फरमाया कि बगैर ज़ोर ताकत इस्तेमाल किए धरने को ख़त्म किया जाए। हालांकि हुकूमत ने कभी नहीं कहा था। एक थर्ड पार्टी से पिटीशन आई, अदालत ने हुक्म दिया, तो पुलिस गई, पुलिस कुछ ना कर सकी क्योंकि अगलों को पता था कि हथियार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने आंसू गैस मारी, वहाँ से उससे ज़्यादा सख्त आंसू गैस वापस मारी गई। तो बहरहाल फिर एक ही तरीका था कि आप नेगोशिएशन कर लें। फिर नेगोशिएशन हुई, उसमें एहसन इकबाल साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप कमिश्नर या DIG इस्लामाबाद साइन कर दें कागज़ पर। लेकिन वहाँ सुबह जब फैसला हो रहा था तो उनकी डिमांड थी कि फैज़ साहब करें और एहसन इकबाल साहब करें। तो ये फिर फैसला एहसन इकबाल साहब ने ले लिया। वो मेरा फ़ैसला है, हुकूमत के वज़ीर थे, उन्होंने मामले को ख़त्म करने के लिए, ये सारी बात है। हम कुछ सबक नहीं सीखते। उन दिनों एक ये तासुर भी बड़ा आम था कि ये जो TLP है ये किसी ख़ास इशारे पर मोबिलाइज़ होती है, फिर जब उधर से इशारा आ जाता है तो वापस भी चल जाती है। इसमें किस हो सकता है ये मुमकिन हो, लेकिन आज TLP एक सियासी जमात बन चुकी है। और नर्सरी वाली बात आपने की थी ना, बस वही समझे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप निजात दहिंदा समझते हैं? क्या आप उनके तर्ज़ सियासत से इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं निजात दहिंदा उनको नहीं समझता। मैं उनकी सियासत का स्टूडेंट हूँ। मेरा उनसे पहले ताल्लुक़ था, वाकफियत थी, गपशप होती थी, असेंबली में बहुत दफ़ा इकट्ठे रहे हैं। लेकिन जब PDM बनी तो वो सदर थे, मैं सेक्रेटरी जनरल था। वो हमेशा में मजाक करते थे और कहते थे कि सेक्रेटरी और फिर जनरल में ज़रा तो कहते थे उसमें ज़्यादा जोर देते थे, कहते आप मेरे जनरल हैं। तो बहरहाल देखिए, तजर्बा बहुत कुछ सिखाता है। तो जो तजर्बा मौलाना फजल रहमान साहब के पास है वो आज हमारी सियासत में किसी के पास नहीं, क्योंकि मौलाना साहब खुद एक प्रैक्टिकल सियासत से गुजरे हैं। बहुत अरूज जवाल उन्होंने देखा है, हर किस्म की सियासत रही है। वो हर मामले में जो दलील से बात करते हैं वो शायद कोई और पॉलिटिकल लीडर ना कर सकता हो। तो उस हवाले से मैं उनको एहतराम करता हूँ, यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं समझता हूँ इस मुल्क की सियासत में एक असासा है, और अक्सर मैंने देखा कि उनकी बातें बाद में जाके दुरुस्त साबित होती हैं। तो मौलाना साहब का शायद एक असर हो, तरामीम का मामला ख़त्म नहीं हुआ, हम बात तो सीखते नहीं हैं, तरमीम की कोशिश होगी, तरमीम हो सकता है पास भी हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब उस तरमीम में कोई डेंट डालने की पोजीशन में ज़रूर होंगे। लेकिन साथ शामिल होंगे तरमीम मंजूर कराने में? तो ये उन पर डिपेंड करता है कि किस किस्म की तरमीम है, क्या वो तारीख़ में अपने आप को, क्योंकि अब एक आम तासुर बन गया है कि तरमीम अगर हुई तो मौलाना साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगी, उनके वोट के बगैर नहीं होगी। तो यानी मौलाना साहब ज़िम्मेदार बन गए तरमीम के। सर, अब एक बार फिर PIA की निजकारी की बातें हो रही हैं, उसकी तारीख मुकर्रर की जा रही है कि फ़लाँ डेट तक इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। ये किस किस्म की प्राइवेटाइजेशन होगी? उसके बाद क्या ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी? हमारी फिर कोई कौमी एयरलाइन रहेगी भी या नहीं रहेगी? क्या होगा? देखिए, मुल्क को फ़ौज चाहिए होती है, पुलिस होती है, गवर्नेंस होती है, जुडिशरी होती है। कहीं नहीं लिखा हो कि एयरलाइन होती है। ये एक शौक़ है। अगर आप एक अमीर मुल्क हैं और आप दिन का 20-30 करोड़ रुपया लगा सकते हैं तो ये शौक़ पूरा कर लें, क्योंकि दुनिया में हर मुल्क जिसमें जो शौक़ था उसका शौक़ ख़त्म हो गया है, उन्होंने बेच दिए। आखिरी इंडिया था, अच्छा बड़ा मुल्क जो रह गया था। इंडिया ने प्राइवेटाइज कर दी 2-3 साल पहले, और जब प्राइवेटाइज हुई उसके बाद दुनिया की एक बड़ी एयरलाइनों का नाम आ गया।
तो पाकिस्तान में पीआईए की जो निजकारी है, मेरा उनसे, मैं 2.5 साल पीआईए का चेयरमैन भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ पीआईए, मैंने प्राइवेट एयरलाइन भी बनाई है, और वैसे भी एविएशन का मुझे बचपन 16 साल की उम्र से मैं पायलट हूँ। अगले साल इंशाल्लाह 50 साल हो जाएंगे जहाज़ उड़ाते हुए, बड़ा अल्लाह का करम है। बल्कि इस साल भी मैं जब 65th बर्थडे थी तो मैंने राना मुबशर साहब को, जो एंकर है जी, उनको मैं ले गया था फ्लाइट। वाह वाह। मेरा सवाल पीआई की प्राइवेटाइजेशन पे यही है, प्राइवेटाइजेशन पे, कि आप बेच क्या रहे हैं। ये जो रोजवेल्ट होटल है उसका क्या वो हुकूमत तनाज़ा के है? पास है, वो इसका उसको पीआई का हिस्सा नहीं है। नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। ये बारिश है। सर अब गैर सियासी है, अच्छा, शादी पसंद से की या घर वालों की पसंद से? 37 साल हो गए जी। नहीं, अपनी पसंद से थी, घर वालों भी कुछ वर्दी शामिल थी, कुछ नहीं थी। वो पहली मुलाकात में शख्सियत के किस पहलू का जायजा लेते हैं आप? लोगों को प्री जज मत करें। प्री जज करना सबसे बड़ी नाकामी होती है, क्योंकि आप बहुत से अच्छे लोगों से महरूम हो जाते हैं। खवातीन की कौन सी खूबी ज़्यादा मुतासर करती है? बड़ी सब घर से निकलवा के छोड़ेंगे। मरियम नवाज साहबा मेरी घर आई थी, तो वो उन्होंने कहा कि आपकी बेगम से मिलना, मेरी बेगम मिलना चाहती थी, तो मैंने मिलाया। तो उस वक्त हम अपोजिशन में थे, तो मैंने कहा कि आपको तो आज गिला शिकवा है आईसाई से। मैं कहा मैं तो पिछले 35 साल से आईसाई भुगत रहा हूँ। उन्होंने कहा ये कैसे? मेरे जो ससुर थे वो डीजी आईसाई थे। उनके मेरे जो ससुर थे वो डीजी आईसाई थे, और वो फोर्थ हो गए थे एज डीजी आईसाई। और जब भुट्टो साहब की हैंगिंग हुई है तो वो डीजी आईसाई थे। जब 77 का coup आया तो डीजी आईसाई थे। तो मैं सबको कहता हूँ यार आप आज खाए थे आप तो। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? वो बहुत बड़ी पेचीदा चीज़ है जी। कभी दिल भी टूटा? दिल टूटते रहते हैं जी। गुस्से में रद्द अमल कैसा होता है? पहला लफ्ज़ मुंह से क्या निकलता है? मैंने ज़िंदगी में कभी से गाली नहीं दी, गाली दी नहीं जाती। क्या शौक से खाते हैं? मैं दाल सब्जी खाता हूँ। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? जी जी, मैं अमेरिका पढ़ता था तो खुद कुकिंग, लेकिन वो तेज़ी वाली कुकिंग होती थी। 20 मिनट में कीमा बना लिया, कोई चिकन बना ली, कबाब बना ली, इस किस्म की चीज़ें। फिल्में, ड्रामे, म्यूज़िक से किस हद तक लगाव है? म्यूज़िक से मेहदी हसन और लता मंगेशकर की हद तक, ना उससे पहले किसी का पता है। हाँ यकीन करें, अभी नए सिंगर्स का बिल्कुल नहीं, पुराने सिंगर्स में मुकेश, अपना रफ़ी साहब, उससे पहले सैगल साहब, तो उस किस्म के जो पुराने गाने थे। कवाली मुझे बहुत पसंद है। फिल्म टीवी में नहीं देखता हूँ। इंडियन फिल्में यूनिवर्सिटी में देखी थी, उस दौरान सिनेमा में लगती थी, तो कभी कभी एक आखिरी फिल्म थी, उसके बाद कोई इंडियन फिल्म भी नहीं देखी है। अंग्रेज़ी फिल्में देखता हूँ, बहुत शौक़ है। ज़्यादा मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है। अच्छा, वाह। किस किस्म की बुक्स? हर किस्म की, हर किस्म की। ज़िंदगी का वो लम्हा जिसका तस्वर आज भी खौफज़दा कर देता हूँ? ये कभी किताब लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे। अच्छा। ये आपको ये बताना ज़रा मुश्किल है। आपका सबसे कीमती असासा क्या है? कीमती असासा ये है कि मेरे वालिद ने हमें बचपन से वादा किया था कि आपको कोई विरासत नहीं मिलेगी, तो हमें कोई विरासत नहीं मिली। ये सबसे कीमती असासा है। सिवाय एक नाम के और इज़्ज़त के उन्होंने कुछ नहीं, हालांकि वो बहुत अमीर आदमी थे। अगर किसी को आपकी जासूसी पर मामूर किया जाए जी, तो उस पर आपकी शख्सियत के बारे में पहला इंकशाफ क्या होगा? पहले तो घर से निकाले जाएंगे ना। मैं अक्सर ड्राइव खुद अकेला ही करता हूँ, अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। कोई ऐसा ख्वाब जो सच साबित हुआ हो? हम जब 13 साजिश केस था ना, तो उसमें मियाँ साहब हमसे पूछते थे कि आपको कोई ख्वाब में कोई ऐसी बात तो नहीं आई। सईद मेहदी साहब थे, शायद उन्होंने किताब में, अपनी किताब में भी बात लिखी है। तो मियाँ साहब हम सबको, हम मिलते नहीं थे, तो जब हम कोर्ट जा रहे होते तो एक जगह हम 9 लोग इकट्ठे होते थे। मियाँ साहब सबसे पूछते थे यार कोई आपको, क्योंकि मियाँ साहब बहुत तवक्कल वाले आदमी है और बड़ा वो इबादत करते थे, और हम तो गुनहगार से लोग थे। तो बहरहाल वो पूछते थे तो कि आपको ख्वाब आया। तो एक दिन सईद मेहदी साहब बड़े तंग थे, मामला ही ऐसा था, कैपिटल पनिशमेंट का केस था। सईद मेहदी साहब कह रहे मियाँ साहब
मुझे नींद नहीं आती, ख्वाब कहाँ से आए। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? आईना देखते ही नहीं है। यकीन करें। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? बेजार जो बेवक्त काम है ना, क्योंकि इसमें कोई लाइफ वो नहीं है, आपकी अपनी नहीं है। कौन सी चीज़ जो नशे की हद तक पसंद है? जो नशे की हद तक पसंद है वो नशा ही हो जाता है फिर। तो नशे से बचना चाहिए। क्या आपको हम दोबारा कभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर देखेंगे? कोई जिम्मेदारी हो जो मैं कर सकता हूँ तो मैं उसको जिम्मेदारी के तौर पे अपना सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे लिए उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। वो मशवरे से वाला था। अच्छा। लेकिन उनको मशवरा ये दूंगा कि मुल्क का सोचें। नवाज शरीफ साहब को। मैं जो मशवरे उनको दे चुका हूँ, मैंने वो उसी पर कायम हूँ, मेरे उससे आगे मशवरा नहीं है। आसिफ अली जरदारी। मेरे ख्याल अगली जनरेशन को मौका दे दे तो अच्छा है। शहबाज शरीफ। बस ही करे तो ठीक है। अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी। वो एक फ्यूचर के पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, लेकिन मुल्क के मामलात को समझें, मुल्क को समझें। मरियम नवाज। तजुर्बा हासिल करें। सियासत नहीं होती, सियासत ऑप्टिक्स की नहीं है, सियासत कामों की है। शेख रशीद। साहब मेरे मशवरे से बहुत ऊपर है। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी। जज्बात की शिद्दत जो है उसमें कमी ले आए तो बेहतर होगा। मौलाना फजलुर रहमान। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का तो मैं शागिर्द हूँ। उनका मशवरा मैं नहीं दे सकता। परवेज लाई साहब को। बस पूरा हो गया जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।